So hello everyone, as we have finished the chapter number 1 of CA Final Financial Reporting, आज हम उसका रिवीजन करके इस चैप्टर को खत्म ही कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कर लिए जितने भी आईसीआई मटेरियल में थे। नाउ डे 1 पर हमने स्टार्ट क्या किया था कि सर व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली एक रहता है ना कि फाइनल का एफआर मतलब अकाउंट्स इज नथिंग बट अकाउंट्स, तो इसको एडवांस अकाउंट्स या अकाउंट्स का ए भी नहीं है इसमें। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस सब्जेक्ट इज नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हमने समझा था सब्जेक्ट विच डील्स विद रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, किसके, ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज, और किस बेसिस पर, एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया। सर ये हमने पढ़ा था। तो चलो हमने इसके बाद हमने इसके क्रक्स निकाले थे। तो रिपोर्टिंग का मतलब क्या लिखा था हमने कि कुछ लिखना या किसी को कोई इंफॉर्मेशन देना किसी बारे में जो हो चुका है, दैट इज दी रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है? या तो कोई ट्रांजैक्शन, इवेंट या कंडीशन किसकी, बिजनेस की, जिसको टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस किया जा सके। यस और नो? आंसर इज यस। उसके बाद हमने ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, दैट इज द एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी। ओके, देन हमने पढ़ा कि सर व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा ये देखो, रिपोर्टिंग हमने यहाँ से उठाया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ से उठाया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 240 डन। कॉर्पोरेट एंटिटी, सर कॉर्पोरेट एंटिटी हमने पढ़ा 4 टाइप का। सर पहला कौन सा था? मैं आपको ये दिखा भी देता हूं ना, आपको याद आता रहेगा। कॉर्पोरेट एंटिटी 4 टाइप का था: जॉइंट स्टॉक कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यस और नो? सर जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नथिंग बट अ कंपनी विच इज अनलिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, सारी तरह की कंपनी या फिर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। लेकिन इसके अंदर भी अपन ने 4 क्लासिफिकेशन समझे थे: होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड ज्वाइंट वेंचर। सर व्हाट इज होल्डिंग कंपनी? तो होल्डिंग कंपनी में हमने क्या समझा था कि सर होल्डिंग कंपनी क्या होती है? पेरेंट कॉर्पोरेशन। पेरेंट कॉर्पोरेशन इज नथिंग बट द होल्डिंग कॉर्पोरेशन दैट ओन्स मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स इन अनदर कंपनी, और जिस कंपनी में वो 50% से ज्यादा लेके रखे हैं वो सब्सिडरी हो जाएगी। ओके, एसोसिएट का मतलब एंटिटी ओन्स डायरेक्टली, इनडायरेक्टली 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द इन्वेस्टी। इन्वेस्टी मतलब जिसमें इन्वेस्ट किया, बट ओनली अप टू 50%। यस और नो? वहां मोर देन 50% है, यहाँ ओनली 50%। ज्वाइंट वेंचर, सर 2 या 2 से अधिक कंपनियां कॉन्ट्रेक्चुअली एग्री कर रही हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए, सो दैट द रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड। यस और नो? और वो जब ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो कैन आई से आपका जो जेवी है वो खत्म हो जाता है। यस और नो? हमने 11th क्लास में भी ये पढ़ा है। उसके बाद सर आते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया। तो सर 2 तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है और एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो यहीं से हमारी शुरुआत हुई कि सर व्हाट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर हमने इसमें देखें तो हमने क्या देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, किसने बनाया इसको? ICAI। कब? 1977। उसने, उसका काम क्या था कि सर वो क्या करता था, वो सिंपल क्या करता था मालूम आपको? क्या करता था सिंपली? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करता था, बनाता था और उसको नोटिफाई करवा देते थे। लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? सो दैट इंडियन कंपनीज की अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंट रहे। इंडिया जो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के आगे भी बढ़े। यस और नो? तो उन्होंने AAS बनाए। अच्छा, इनका काम क्या था ASB का? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम ये होता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम ये होता था। तो ASB का जो काम है, क्या करता है ASB? सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड है कि नहीं? नीड को समझा इसने कि सर जरूरत है किस चीज की? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। ओके, ज्यादा भावनाओं में ना बहें जो भी यहाँ पर बैठे हैं, आई नो ठंड है। ड्राफ्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट बनाया उन्होंने, इसको एक्सपोज किया फॉर पब्लिक कमेंट्स। उसके बाद पब्लिक कमेंट्स जो आए उनको इनकॉर्पोरेट करने के बाद अप्रूव कर दिया और फिर नफरा को भेज दिया। ठीक है,
तो उसके पहले कुछ भी नहीं है। सी डायरेक्ट डायरेक्ट इनके पास ही राइट था। हाँ, ICAI करता था फिर इशू। फिर इंडियन सिनेरियो को हमने समझा यहाँ पे। प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन इंडिया, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से थे सर? 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 फिर डिलीट हो गया, मालूम आपको? पहले क्या था, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुए मैं आपको बताऊं तो वो कुछ इस सीरीज में हुआ करते थे, एंड दैट वाज यू नो, हाँ हाँ, वो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी हटा, 6 भी डिलीट हो गया, ठीक है। 6 उठा के रख दिया गया कहाँ पर मालूम आपको? 10 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को उठा के AS 10 में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, AS 10 में अमेंडमेंट करके, ओके। तो AS से ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हमने समझी थी हिस्ट्री। सर हिस्ट्री क्या थी? 1973 में कौन से देश मिले? UK, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, USA, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, नेदरलैंड्स। इन्होंने कई सारी ट्रीटीज साइन करी। एक इन्होंने ऑब्जेक्टिव ये रखा कि कॉमन फाइनेंशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। कॉमन फाइनेंशियल लैंग्वेज अगर होती है, कॉमन फाइनेंशियल लैंग्वेज होती है तो इससे क्या होगा? रिपोर्टिंग और आसान हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में काफी आसानी होगी। सो यहाँ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी फॉर्म हुई। उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए और वो रेकमेंडेटरी थे, ठीक है। 1981 में ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को भी बोला कि आप भी इशू करो, ये भी रेकमेंडेटरी थे। उसके बाद क्या हुआ मालूम आपको? बेटा मैं ना नोट्स शेयर कर दूंगा, आप वापस से शेयर कर दूंगा। वैसे ये जो PDF है ना, ये ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, ओके, थैंक यू। हाँ, 1983 में ऑस्को। सर ये ऑस्को क्या था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, ये क्या था? वर्ल्ड प्राइमरी फोरम फॉर सिक्योरिटी रेगुलेटर्स। बेसिकली जैसे हमारे इंडिया में सेबी है, वैसे ही क्या है दुनिया के लिए ऑस्को सेबी का काम करता है। इंडिया वहां का मेंबर था। अच्छा, जो ऑस्को था उसका वन ऑफ द मेजर गोल्स क्या था? एक गोल ये भी था कि जो भी मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंडेटरी रिपोर्टिंग होगी तो कॉमन फाइनेंशियल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी सो दैट सबको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। और इस वजह से 1983 के बाद जब उसने अपने गोल्स बताए तो सन 2000 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की गठन किया गया और वहां पे उन्होंने IFRS इशू करना स्टार्ट कर दिए। ये वही बोर्ड है जो पहले क्या हुआ करता था IASC, और इसको हटाकर ये ले आए। यस और नो? ओके। इन्होंने क्या किया? IFRS तो इशू कर दिए, साथ ही साथ IAS को भी अडॉप्ट कर लिया जो 41 तक दिए गए थे। तो बेसिकली IAS 1 से लेके 41 तक दिए हुए थे और IFRS 1 से 17 तक दिए हुए थे। 2002 में यूरोपियन पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भी रेगुलेशन पास करके IFRS को इंप्लीमेंट करने की घोषणा कर दी और 2005 तक सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज ने IFRS इंप्लीमेंट कर लिया। भारत ने भी 2006 में G20 समिट में कमिट कर दिया कि हम IFRS को अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन बाय कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है दोस्तों, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि सर नॉट एज इट इज नहीं लिया। उन्होंने क्या बोला? बट विद माइनर चेंजेस और फ्यू चेंजेस ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस। और MCA ने जो कंपनी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी इशू हुए थे उनको मैंडेटरी कर दिया। पहले क्या था, ये जब आए थे ना 1981 में तब रिकमेंडेटरी थे, 2006 में इनको मैंडेटरी किया गया तो ये सिलेबस में आ गए। 2015 में MCA ने नोटिफाई करा कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, जिसकी तहत इंड AS भी लागू हो गए। यस और नो? ओके नाउ सो अब ये मान के चलना है अपने को कि भाई जब हम यहाँ पे इंड AS लागू हुए तो ये कुछ सिलेक्टेड कंपनीज पे लगा और उनके ऑडिटर्स को भी इसका नॉलेज होना चाहिए था, बिकॉज ऑडिट करना है अपने को बेसिकली। फीचर्स क्या रहे? फीचर्स क्या थे? प्रिंसिपल बेस्ड बट नॉट बेस्ड ऑन द रूल्स। प्रिंसिपल का मतलब जजमेंट के बेसिस पर हमारे ये इंड AS बने हुए हैं। जजमेंट का बेसिस क्या होता है कि भाई जजमेंट अगर हो रही है किसी भी चीज की,
जजमेंट बेस्ड का मतलब होता है कि भाई हमें सिचुएशन समझना पड़ेगा। कोई चीज अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो जरूरी नहीं है वो इक्विटी में आए, वो हो सकता है लायबिलिटी में आए, बैलेंस शीट वाले पार्ट में। गॉट इट? अभी जब हम चैप्टर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझेंगे तब अपने को समझ में आएगा। गाइज ऑलरेडी 3 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए यूट्यूब पर, तो आप वहां से देख सकते हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। ओके, यस, these were based on the principle based but not on rules. uses fair value, फेयर वैल्यू का यूज किया जाता है, ये मैं लिख देता हूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन बचपन तक रह जाएगी। अच्छा ये था क्या? बहुत अच्छे बच्चे हो आप, 1 साल बाद नोट्स देखोगे ना। सही है सही है, तू टेंशन मत ले, अभी अभी बहुत कुछ जी देखना बाकी है भाई। अपन तो यही है ना। फोकस किस पे है? ऑलवेज ग्रुप पर है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। फॉर सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, सब्सटेंस का मतलब सच्चाई पे ज्यादा फोकस है रादर देन शक्ल। शक्ल कोई भी हो तेरी, अगर तू लुच्चा है तो फिर तू लुच्चा है। बेसिकली इनके कहने का मतलब है कि भाई साहब आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आपका जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन में सब्सटेंशियल पार्ट, सब्सटेंस जो है उस पे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा, उस पे ही हमेशा फोकस रहेगा रादर देन ऑन दी फॉर्म्स और लाइक दैट। अब जब इतना कुछ हो गया तो लॉट ऑफ डिस्क्लोजर्स भी बढ़ गए, और इंडिया ने अडॉप्ट तो एज इट इज किया नहीं था, कन्वर्जेंस के साथ किया था। तो जो डिफरेंसेस थे इंड एस और आईएफआरएस के बीच में, उनको बोला गया कार्बिन्स एंड कार्ब आउट्स। रिमूव करना था कोई रूल तो कार्ब आउट बोल दिया उसको, इंसर्ट करना था कोई नई चीज या कुछ नई चीजें इंसर्ट करी तो उसको न्यू इंसर्शंस बोल दिया, कार्बिन्स बोल दिया। यहाँ पर फंडामेंटल डिफरेंसेस की बात हुई है तो वो कार्ब आउट्स कहलाते हैं। और यहाँ पर 2 चीज़ों की बात होती है, या तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑप्शंस, मान लो आईएफआरएस में किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मल्टीपल ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं, तो इंड एस ने उसको एक समराइज करके एक ट्रीटमेंट बोला हुआ है, एक ही अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बोला हुआ है बेसिकली। हम्म हम्म हम्म, ओके, हाँ इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना हम किसी चीज को, सो दैट अलग 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 अकाउंटिंग ना हो सके बेसिकली। यस यस, और टर्मिनोलॉजी डिफरेंस का मैंने एग्जांपल भी दिया था कि पी&एल को क्या बोलते हैं वहां पे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यस और नो, और बैलेंस शीट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। गॉट इट? नंबरिंग हमने समझी थी, एक पैराग्राफ आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है नंबरिंग का पैराग्राफ जो है बेटा, वो क्या बोलते हैं उसको, नंबरिंग वाला जो पैराग्राफ है उसमें क्या है कि जितने भी आईएफआरएस थे 1 to 17 तक, उसको इन्होंने कर दिया इंड एस 101 से 117, और जो आईएएस थे 1 to 41 उसको इंड एस 1 से लेके 41 तक लिया गया है। और हमारे सिलेबस में ये वाले हैं, एक बार मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है सर, बस इतने से हमें स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, दैट्स इट। तो वो 17 और जो भी है सर, इंडियस कैसे बनता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कौन सा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कौन है सर, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईएएसबी। उसने अगर कोई आईएफआरएस में अमेंडमेंट लाया या कुछ नया लेके आया, वो आईएफआरएस, सॉरी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, सॉरी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, उसने कोई आईएफआरएस में अपडेट लेके आया या कोई नया आईएफआरएस लेके आ गया, उसके बाद उसी को डेलिबरेटली इंप्लीमेंट करने के लिए इंड एस में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कोई अपडेट लेके आएगा और उसका एक ड्राफ्ट बनाएगा, ड्राफ्ट को सर्कुलेट करेगा काउंसिल ऑफ मेंबर्स को और उन सभी संस्थाओं में जो आउटसाइड बॉडीज हैं अदर देन आईसीएआई लाइक सेबी वगैरह, आरबीआई वगैरह। उसके बाद उनके मेंबर से मिलेगा, उनके इनपुट्स लेगा
उनको इनकॉर्पोरेट किया, इनकॉर्पोरेट करने के बाद क्या किया कि ड्राफ्ट ओपन किया पब्लिक कमेंट्स के लिए, पब्लिक के जो कमेंट्स आए उनको कंसीडर किया, और उसके बाद एक और फाइनल ड्राफ्ट बनाया, फिर नफरा को भेजा, फिर नफरा ने भैया क्या किया, इंड एस इशू किया। गॉट इट? स्ट्रक्चर क्या होता है इंड एस का, हमने ये भी समझा था चैप्टर में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है, कोई भी इंड एस हो, कोई भी इंड एस हो, उसका पहले तो ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। सो व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव, फिर उसका स्कोप, स्कोप मतलब एप्लीकेबिलिटी, किस किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा, यस और नो। और उसके अलावा फिर क्या होता है, डेफिनेशन वाला पार्ट, देन कंटेंट वाला पार्ट, देन डिस्क्लोजर, देन ट्रांजिशनल प्रोविजन। सर ट्रांजिशन प्रोविजन का मतलब क्या होता है? सर ट्रांजिशन प्रोविजन का मतलब होता है कि पहले जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे तब कैसा ट्रीटमेंट था, और अब जब हम इंड एस में आ रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल्स को, तो जो ट्रांजिशन, क्योंकि कोई चीज हो सकता है ऐसी जो इंड एस में ना हो और एएस में हो, और कुछ चीजें एएस में नहीं है जो इंड एस में है, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो ये ट्रांजिशन प्रोविजंस है। और अपेंडिक्स, अपेंडिक्स मतलब फॉर्मेट, जैसे अपना शेड्यूल 3 का फॉर्मेट, तो इस तरह से इंड एस में भी कोई अपेंडिसेस दिए हुए हैं, वो सारी चीजें। इसके बाद हम आए थे रोड मैप ऑफ इंड एस पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ये आ सकता है। तो हमने बोला भैया अगर इंड एस लगने हैं तो कंपनी पर लगेंगे, बोले कौन सी है, तो लिस्टेड या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। लेकिन उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंड एस को लागू करने के लिए क्या क्या किया गया। तो उन्होंने पहली बात तो क्या थी कि इंड एस की एप्लीकेबिलिटी समझने के लिए हम गए शेड्यूल 3 पर, लेकिन डिवीजन नंबर 2 पर। डिवीजन नंबर 2 एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013। हेलो हेलो, लेट मी चेक विष्णु, लेट मी जस्ट चेक, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? आप एक काम करिए, आप एक बार जूम मीटिंग से बाहर जाके वापस एक बार ज्वाइन कर लीजिए, है ना, बिकॉज यहां पर तो चल रहा है, राइट? ओके ओके, नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एस सेक्शन 129। भैया डिवीजन 1 जो थी वो ऑल कंपनीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन पे लगता है उनको फॉलो करना था, डिवीजन 1। डिवीजन 2 जो है वो जो उन कंपनीज पे लगेगा जो इंड एस फॉलो करते हैं। और डिवीजन नंबर 3 अप्लाइज टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, सो डिवीजन 2 हमको पढ़ना है फाइनल में, हमने ये डिवीजन 1 इंटर में पढ़ा, एनबीएफसी सिलेबस में ही नहीं है। एप्लीकेबल किस किस पर नहीं है इंड एस? अभी तक बैंकिंग कंपनी पर नहीं है, एप्लीकेबल होने वाला था लेकिन अभी क्या है, डेफर कर दिया गया है। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी पे भी नहीं लगता, और ऐसी कोई कंपनी जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया आपको शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक और चीज, कंपनी हैविंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट शुड ऑल्सो प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर दी शेड्यूल 3। मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी है जिस पर लग रहा है, क्या होल्डिंग कंपनी है जिस पे इंड एस लगा, तो उसकी सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट को भी इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ जो होल्डिंग कंपनी है ना, जो होल्डिंग कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है दोस्तों, उसको 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, मालूम आपको? हाँ, एक तो होगा स्टैंड अलोन और एक होगा कंसोलिडेटेड, यस और नो? क्लियर है? चल, भारत में अथॉरिटीज का प्रायोरिटी क्या है? पहले तो हम लॉ को प्रिवेल करते हैं, सबसे ऊपर हमारा लॉ, कानून, कानून बेटा। ओके, देन हमारा होता है बेटा इंड एस, मतलब जो इंड एस में दिया हुआ है वो, एंड देन आता है शेड्यूल 3। इज दैट क्लियर? ओके, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस इन इंडिया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस इन इंडिया, उन्होंने बोला 3 तरीके से अप्लाई किया था, मालूम कैसे? याद है ना? देखो, वन 4/15,
यस और नो? यहां पर क्या हुआ सर, उन्होंने बोला था वॉलेंटरीली, यहां पर फेज 1 और यहां फेज 2। अगर अपन समझे इस चीज को तो यहां एक और चीज बोली, वॉलेंटरी जिसको लगाना है तो लगा लो, लेकिन एक बार अगर आपने इंड एस एप्लीकेबल कर लिए, इट इज जस्ट लाइक अ मैरिज। अगर आपने इंड एस एप्लीकेबल आप पर हो गए हैं, यू हैव टू अप्लाई इट थ्रू आउट, ऑलवेज एप्लीकेबल। ओके, फेज 1 का क्या बोला गया था कि कोई भी कंपनी, सर एनी कंपनी जिसकी नेटवर्थ कितनी, नेटवर्थ एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 57 कितनी होनी चाहिए, 500 और मोर एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हाँ, और फेज 3 में क्या बोला गया कि भैया ऐसी कोई कंपनी लिस्टेड हो तो हमें नेटवर्थ देखना ही नहीं है, और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो तो भी नहीं देखना, लेकिन अगर अनलिस्टेड हो तो उसके लिए क्या करना है सर, नेटवर्थ देखनी है 250 करोड़, सॉरी 250 करोड़ और मोर एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यही था। ओके, बैंकिंग की तो अभी डेफर हो गई, ठीक है, इंश्योरेंस की भी डेफरमेंट है। एनबीएफसी पे क्या था, 1/4/2018 फेज 1 में 500 करोड़, और यहाँ पर ऑल लिस्टेड अनलिस्टेड विद 250 करोड़, यस और नो 2019। लिस्टेड का मतलब भी हमने समझ लिया था। लिस्टेड का मतलब क्या था दोस्तों, लिस्टेड का मतलब था कि लिस्टेड और गोइंग टू बी लिस्टेड, और गोइंग टू बी लिस्टेड का मतलब एप्लीकेशन दी है, रिजेक्ट नहीं हुई है, तो प्रोसेस चल रहा है, तो उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, अच्छा, लिस्टिंग कैन बी ऑफ डेट एज वेल एज इक्विटी। प्राइवेट कंपनी चूंकि लिस्टेड कैसे हो जाती है, वो अपनी डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट करा सकते हैं। गॉट इट? डेट मतलब डिवेंचर्स, यस और नो? इसके बाद हमने ये पूरी कहानी पढ़ ली। कहानी के बाद हम आगे बढ़े थे, ये सारी हमने थ्योरी लिख ली थी, हमने सारा कुछ डिस्कस भी कर लिया आगे। एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ, जब तक एएस लग रहा है अपने पे। नेटवर्थ हम किसके हिसाब से देख रहे हैं, इंडेस के हिसाब से या एएस के हिसाब से? बेटा इंडेस पे तो एप्लीकेबल, हाँ एएस के हिसाब से देख रहे हैं ना, हाँ, तो जो लास्ट है उसको देखना है। 31 मार्च, नहीं नहीं नहीं, जो लास्ट, जब तक लास्ट तक एएस लग रहा है तब तक। गॉट इट? इज दैट क्लियर? नाउ ये सब अपन ने पढ़ लिया। वंस इंडिया सेपरेट, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट टू आल्सो फॉलो इंड एस। सर कैसा हो सकता है, एक चीज और समझनी पड़ेगी। मान लो हमारी सब्सिडरी कहाँ है, ओवरसीज है, और हम कौन है, इंडियन पेरेंट है। इंडियन पेरेंट मतलब इंडियन होल्डिंग कंपनी, यस और नो? तो जो अपनी होल्डिंग कंपनी है वो तो इंडियन है, उस पर तो इंडियस लग जाएगा, लेकिन जो फॉरेन सब्सिडरी है उस पर इंडियस नहीं लगेगा। सर इंडियस क्यों लग जाएगा, वो तो फॉरेन वाला है ना, बाहर का आदमी, उसको क्या तुम मतलब फालतू में इंडियस लगवा रहे हो? हाँ, उसके यहाँ पे जो भी चलता होगा वो चलेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन कंसोलिडेशन पर्पस के लिए उसको रेलेवेंट डेटा तो देना पड़ेगा इंडियस के हिसाब से, यस और नो? आंसर इज यस। देन ओवरसीज पेरेंट है, मतलब बाहर वाला होल्डिंग, और घर वाला सब्सिडरी, तो इंडियन सब्सिडरी को तो इंडियस लगेगा, बाहर वाले को नहीं लगेगा। हाँ, एनी कंपनी ऑन विच इंडियस आर एप्लीकेबल इज पेरेंट हैज फैमिली मेंबर विच इज बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। तो कंपनी है और इंडियस उस पर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी जो सब्सिडरी है वो बैंक या इंश्योरेंस है, तो उस पर इंडियस नहीं लगेगा, लेकिन उनको रेलेवेंट डेटा देना पड़ेगा एज पर इंडियन accounting standards for what, consolidation purpose, yes or no? answer is yes. सर इसका उल्टा अपन समझे, मान लो ऐसी कोई कंपनी है जिसकी होल्डिंग कंपनी है बैंक या इंश्योरेंस कंपनी, और उस कंपनी जो सब्सिडरी है
मतलब इसका जस्ट उल्टा, वाइस वर्सा। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी है, उस पर तो आई गए मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे, लेकिन इन बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में से किसी एक की सब्सिडरी है जिस पे इंड-एस लग रहा है, तो इस पे इंड-एस ही लगता रहेगा। यहाँ होल्डिंग कंपनी को एएस नहीं बनाना, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना दोस्तों, कंसोलिडेशन हुआ अगर हुआ तो ये होल्डिंग कंपनी को बनानी पड़ेगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो इसको रेलेवेंट डेटा तो देना पड़ेगा ना, वो एएस के हिसाब से देना पड़ेगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम आए थे की मैटर्स ऑन ट्रांजिशन पर, यस और नो। सर की मैटर्स ऑन ट्रांजिशन में क्या बात करी थी हमने? सबसे पहली बात करी थी कंपैरेटिव्स की, कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई साहब अगर आपने शेड्यूल 3 इंड-एस के हिसाब से बनाया है, इंड-एस के हिसाब से अगर उसको बनाया है, तो आपको कंपैरेटिव फिगर्स भी देने पड़ेंगे लास्ट ईयर के, यस और नो। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या पढ़ा था कि एक ये जो बैलेंस शीट है 2014-15 ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है, और 15-16 की इंड-एस के हिसाब से। तो जब ये इंड-एस के हिसाब से 15-16 के फिगर्स देंगे, साथ ही साथ एक कंपैरेटिव फिगर देना पड़ेगा इनको 14-15 का भी, यस और नो, वो भी इंड-एस के हिसाब से। और डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या माना जाएगा? 1 अप्रैल 2000, ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना। कंपनी अडॉप्टेड इंड-एस फ्रॉम 1 अप्रैल, अकाउंटिंग पीरियड 14-15, उसको एक तो स्टैंड अलोन बनाना पड़ेगा। तो जब वो स्टैंड अलोन बनाएगा, तो जब स्टैंड अलोन बनाया उसने 2014-15 के लिए, तो उसको साथ में कंपैरेटिव्स भी देने पड़ेंगे 13-14 के। और ये जो डेट ऑफ ट्रांजिशन है वो कब की आएगी? 1 अप्रैल 2013, यस और नो। हमने पूरा मॉड्यूल पूरा रख के रखा है यहाँ पे, हमने मैच भी करते गए थ्रू आउट द चैप्टर, तो डोंट वरी, कुछ भी नहीं छूटा है। डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंड-एस मींस जहां से कंपैरेटिव्स लिए हैं, याद है अपन ने लिखा था शॉर्ट फॉर्म में। नाउ सेकंड क्या था? इंड-एस की एप्लीकेबिलिटी। कंपनी जिस पर इंड-एस एप्लीकेबल हो गया shall prepare their first set of financial statement in accordance with the Ind-AS effective at the end of its first Ind-AS reporting period। मतलब जिस दिन आप पे Ind-AS लग गए, आप एक कंपनी और आप पे Ind-AS लग गए, तो उस दिन जितने भी MCA ने नोटिफाई करके रखे हैं ना Ind-AS, वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 अगर अपन पढ़ें इसी का, अ कंपनी इनको एडॉप्टेड Ind-AS फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 फॉर अकाउंटिंग पीरियड 14-15, हेंस इट शैल प्रिपेयर Ind-AS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 14-15 बाय अप्लाइंग ऑल Ind-AS duly effective, yes or no? Answer is yes. Consistent application of Ind-AS क्या होता है कि भैया once Ind-AS becomes applicable forever, it will be applicable, always applicable, it shall be applied to subsequent financial statements even if criteria does not mean। हमने ये डिस्कस किया था कि नेटवर्थ अगर बाद में कम भी हो जाए तो भी Ind-AS अब लग चुका है, एक बार आपका Ind-AS लग गया तो आपको फॉलो ऑलवेज करना पड़ेगा। याद रखो, इट इज जस्ट लाइक अ मैरिज, शादी हो गई, हाँ फिर आप सिंगल नहीं हो सकते, आप बैचलर नहीं कहलाओगे भाई। नहीं, मैं मन में मान के बैठा, कंपनीज एक्ट ने बोला ना मतलब हो गया खत्म। सर कंपनीज एक्ट ने कैसे बोल दिया? अरे कंपनीज एक्ट के अंदर ही शेड्यूल 3 है ना यार। हाँ आया, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। इफ Ind-AS इज एप्लीकेबल टू द कंपनी, then it will also applicable to its holding, subsidiary, associates and joint venture। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था रोड मैप पढ़ते टाइम, इन्होंने अलग से मॉड्यूल में ये पॉइंट दे के रखा, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेबिलिटी फॉर ओवरसीज कंपनी तो ऑलरेडी डिस्कस्ड अब हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था? ये देखो, ये वाला पॉइंट 5 ऑफ की मैटर ट्रांजेक्शन की ओवरसीज सब्सिडियरी और ये सारी चीजें, और इसके साइड में ये और ये सारी चीजें। ओके, सो इतना तो अपन ने पढ़ लिया। नाउ आते हैं लास्ट, एप्लीकेबिलिटी फॉर स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। स्टैंड अलोन मतलब खुद का, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब परिवार का, यस और नो। Ind-AS once required to be complied with rules specified, it shall also apply to both standalone as well as consolidated। मतलब कि भाई साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ नहीं खत्म हो जाती कि आपने जो अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उस पे ही Ind-AS लगे। आपको जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ना, तो भी आपको कंसोलिडेशन से रिलेटेड Ind-AS फॉलो करना पड़ेंगे, यस और नो? आंसर इज यस। देन इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट था क्या?
रोड मैप, तो भैया म्यूचुअल फंड पे भी ये अप्लाई हो गया है। म्यूचुअल फंड पे कब से हुआ? 1 अप्रैल 2023। मैंने आपको बोला था एमसीक्यू पर्पस से आ सकता है क्वेश्चन। ओके, इसके बाद हम गए थे मॉड्यूल पर। मॉड्यूल पे क्यों गए थे सर? मॉड्यूल पे हम इसलिए गए थे बेटा कि हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस चैप्टर के, और हमने एक एक करके उसको डिस्कस किया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पहली बात तो अपना ये रिवीजन कंप्लीट हो गया है। ओके, सो देयर इज नो नीड टू बी पैनिक कि भाई हमारा चैप्टर पूरा अब हमारे ग्रिप में है, इससे बाहर कुछ हो नहीं सकता इस चैप्टर में। मैंने आपको पहले ही बताया 30 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। दे विल बी आस्किंग मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज ऑन द डिस्क्लोजर पार्ट, ऑन द थ्योरेटिकल पार्ट। और एफआर में 60 मार्क्स, मतलब 100 नंबर के पेपर में आप मान के चलना 60-65 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, लेकिन 30 से 40 नंबर तक की थ्योरी आएगी, क्योंकि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इंटर में पढ़े हैं, और वहाँ पे भी थ्योरी बहुत सारी होती है बीच बीच में, जैसे यहाँ पे भी है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1 अपन ने होमवर्क में किया था। आई होप ये इसमें कोई दिक्कत आई नहीं थी। ओके, पहले तो अपन ने कॉन्सेप्चुअल रिवीजन पूरा कर लिया है। ओके, सो दिस वाज द एंटायर रिवीजन ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1, इंड एस का इंट्रोडक्शन। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंड एस, यस और नो? ओके, सो चैप्टर नंबर 2 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 समझने के लिए हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल वाले पहले वाले मॉड्यूल पे चलेंगे, और वहां पर दिया हुआ है हमें सबसे बढ़िया चीज, कहाँ गया यार? कहाँ गया? एक सेकंड, इसको चार्जर देना। नहीं नहीं है। Identify the format of balance sheets, statement of changes in equity and P&L significant notes। ये अगर मैं आपसे बात करूं तो ये लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन किस जगह पे दिया हुआ है ये ढूंढना जरूरी है। ये फॉर्मेट ऑफ डिवीजन 2 शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट, यस और नो? ये अब हमने को पढ़ना है। इसमें डिवीजन 2 में क्या क्या चीजें दी हुई हैं ये समझना है अब। फॉर्मेट ऑफ डिवीजन नंबर 2। अब यहाँ पे अपन ने अभी तक अगर अपन देखें तो अपन ने बैलेंस शीट कैसे बनाई है, समझे? बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनती थी अपनी। क्या होता था? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर आ जाता था क्या? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यही आता था वो। मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यस और नो? देन आता था नॉन करेंट लाइबिलिटीज, देन आता था करेंट लाइबिलिटी, और ये हो गया टोटल, यस और नो? अब यहां पे क्या होता था? फिर आता था असेट्स, नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स, टोटल। क्लियर है? अब इसका ये था एएस में। अब यही चीज अगर अपन बात करूं मैं,
इंड एस के लिए डिवीजन 2, दिख रहा है ना इसमें? यहां पहले आएगा बेटा असेट्स। ये भी मैं सिर्फ रफली समझा रहा हूं ताकि तुम ये समझ सको कि यार डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, असेट्स के बाद असेट्स के अंदर आ गया नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल, देन आएगा शेयर कैपिटल वगैरह के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, सॉरी शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें भी यहां पे हेडिंग क्या आती थी? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये हेडिंग आती है। पहला यहां पर शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, देन नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। बेसिकली अभी मैंने ये कोई ओवर पूरा नहीं बताया है, ये मैंने एक आपको रफली आइडिया दिया है चेंजेस को। डिवीजन 1 और डिवीजन 2 में क्या चेंज है, ये समझ में आया? ये इतना समझ आया? ओके, अब इसी चीज को मॉड्यूल से अपने को समझना था। पहले तो अपने को समझना क्या है? फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी थ्रू आउट द ईयर, पहले कितनी थी? मान लो साल के ओपनिंग जनरल रिजर्व है मान लो मेरा 2 लाख और लास्ट में हो रहा है 3,50,000, कहना इसे साल भर में 1.5 लाख बढ़ गए। तो वो जो सो की है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसमें यही पता चलता है। एक रफ आइडिया दिया मैंने अभी आपको, कल अपन इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। देन अपन को पार्ट 2 में पढ़ना है P&L एंड नोट्स और एलिमेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, और लास्ट में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको अपन पढ़ेंगे जब इंड AS 110 पढ़ेंगे। सर इंड AS 110 कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी, ठीक है। गाइडेंस नोट्स ये भी हम साथ में देखते चलेंगे जब हम शेड्यूल 3 का फॉर्मेट देख रहे होंगे, और साथ ही साथ हम अपना कल एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि क्या फॉर्मेट होता है, और कल हम एक नया चैप्टर भी चालू कर देंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 3, और आपका एक प्रैक्टिकल चैप्टर दैट इज द शेयर बेस्ड पेमेंट। ओके, इज दैट क्लियर? आज का जो अपन ने पढ़ा वो क्लियर है? आज अपन ने एक एग्जॉस्टिव रिवीजन भी कर लिया, क्वेश्चन भी देख लिए। आई थिंक इससे ज्यादा अब इस चैप्टर को नहीं दिया जा सकता। ओके, और साथ साथ शेड्यूल 3 के साथ साथ अपन जब पढ़ेंगे तो कुछ चीजें इंड AS 1 की भी डिस्कस कर लेंगे। तो हो सकता है कल पूरा लग जाए अपने को शेड्यूल 3 और इंड AS 1 में। परसों का अपन को कहां पे चलना है? शेयर बेस्ड पेमेंट पर। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, ऑनलाइन में बाय, चलो सी यू।